चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th का यानी कि 12वीं कक्षा का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 को हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, आज जो है हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विषय 2, ठीक है। इस चैप्टर का जो नाम है वो है राजा, किसान और नगर, ठीक है। यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। यानी कि हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद तक के इतिहास को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास होंगे। देखिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 में पढ़ा, तो इस हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्ष लंबे अंतराल के बाद, यानी कि 1-2 साल नहीं, लगभग 1500, ठीक है, वर्ष लंबे अंतराल के बाद इस उपमहाद्वीप में, यानी उपमहाद्वीप के विभिन्न अंगों में, यानी कि हर अंग में जितने भी भाग थे, सभी भाग में, सभी अंगों में कई प्रकार के उसमें विकास हुए, यानी कि परिवर्तन हुए, उसमें चेंजेस हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। अब देखिए, यानी कि यही वह काल था। कौन सा काल था? यानी कि इसी काल में क्या हुआ कि सिंधु नदी और उपमहाद्वीप के किनारे, यानी कि जो सिंधु नदी है और जो सिंधु नदियाँ की जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, उन नदियों के किनारे जो लोग रहते थे, उन्हीं लोगों के द्वारा क्या किया गया कि ऋग्वेद का लेखन किया गया, यानी कि ऋग्वेद को लिखा गया। यानी कि सबसे पहला जो वेद है, यानी सबसे पुराना जो वेद है, वो कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। यानी कि शुरुआत किस वेद से हुई थी? तो ऋग्वेद से। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे जो पुराना वेद है वह कौन सा है? तो मारेंगे ऋग्वेद, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, हालांकि उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई, ठीक है। देखिए कि जो दक्कन जैसे जो पठार थे और जो कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप थे, इनमें से ऐसी जो क्षेत्र थे, कई ऐसी बस्तियां थी जो कि कृषक बस्तियां के रूप में आई। यानी कि वो लोग क्या कहते थे कि कृषक बस्ती कहने के बाद तो वो लोग कृषि करना चालू कर देते, यानी खेती करना वे लोग चालू कर दिए थे, खेती कर रहे थे। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं, कि साथ ही जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि साउथ जो इंडिया है, यानी कि दक्षिण भारत, वहाँ पर चरवाहा बस्ती, यानी कि ऐसे बस्ती हैं जहाँ पर, जहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे कि गाय और भैंसों को चराया करते थे। ऐसी बस्ती वहाँ पर मिली है। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापसान के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। देखिए, मतलब जो शव को दफनाया गया था वो अलग अलग तरीके से दफनाया गया था। कहीं कहीं पर क्या हुआ था कि यानी कि जब आदमी मर जाते थे तो जब दफनाया जाता था, तो शव को दफनाने के साथ साथ कुछ लोहे की वस्तु भी, कुछ लोहे का ऐसा उपकरण, यानी कि जो हम लोग उस समय के लोग उपयोग में लाते थे, उन सभी उपकरण को भी वो लोग उसके साथ दफना दिया करते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है।
इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ था। ठीक है, यानी कि पूरे उपमहाद्वीप में क्या हुआ कि नए नए नगर, नए नए बस्तियाँ बसने लगी थी, क्योंकि आदमियों का जो जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो इतिहासकार है वो सभी इन बातों को बताने के लिए वो या तो अभिलेखों का उपयोग करते हैं या फिर ग्रंथों का एवं सिक्कों का तथा चित्रों जैसी विभिन्न प्रकार के स्रोतों से यह बताते हैं कि उस समय ये सारी चीज़ें हो रही थी, यानी कि नई नई बस्तियाँ जो है वो बस रही थी। देखिए, है कि जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। देखिए कि यानी कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यानी कि ये जो अभिलेखों से जो हम अभिलेखों के सहारे जो हम इतिहास को पढ़ते हैं ये कितनी जटिल है और इसे लिख पाना। ठीक है, और इस अभिलेखों से, ग्रंथों से जो चीज़ें मिली हुई है यह मतलब पूरा विकास की पूरी कहानी इससे नहीं मिल पाई है कि रियल में क्या हुआ था, यानी कि ऐसा मतलब सारी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए, हाँ जी, तो देखिए आगे है आपका कि प्रिंसेप और पियादस्सी। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। कहते हैं कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। ठीक है, इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। कौन कौन से लिपि? ठीक है, तो यहाँ पर दो लिपि हैं, कौन से? तो ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि। ठीक है, और इन दोनों लिपियों का जो अर्थ है वह सबसे पहले किसने निकाला? तो जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। ठीक है, इसी के नाम पे प्रिंसेप से हम लोग पढ़ रहे हैं। जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। ठीक है, प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। ठीक है, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। यानी कि कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनमें से सिक्कों पर जो नाम है वो अशोक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहा गया है कि बौद्ध ग्रंथ जो है इसके अनुसार यह कहा जाता है कि जो अशोक है वह सबसे प्रसिद्ध जो शासक था, जो राजा था, वो अशोक था। ठीक है, इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीति इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक नया सामान्य चित्र तैयार हो गया था। ठीक है, अगर देखिए कि उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था या फिर नहीं था। ठीक है, शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इसमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध नहीं थे। देखिए, यानी कि यह बात मिली कि जो राजनीतिक पार्टियां थी और जो परिवर्तन था, सामाजिक विकास था, इनमें संबंध था, लेकिन सीधे तौर पर इनमें कोई संबंध इन्हें नहीं मिला है, यानी कि ऐसे डायरेक्ट सीधे संबंध नहीं थे। ठीक है, और देखिए अगर आप अभिलेखों के बारे में जान कि अभिलेख किसे कहते हैं, देखिए बगल में दिया हुआ है, चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि अभिलेख मतलब होता क्या है। देखिए,
अभिलेख का मतलब क्या है, चलिए इसे समझ लीजिए। देखिए अभिलेख, देखिए अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। ठीक है, यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होता है। ठीक है, कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, लगभग 250 ईसा पूर्व अक्षर अ, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता था। देखिए ये जो है ऐसे लिखा जाता था अ। अगर हम लगभग 250 ईसा पूर्व की बात करें तो ये जो भाषा है ये अ लिखा जाता था, और 500 ईसा पूर्व में यह इस प्रकार लिखा जाता था। देखिए 500 ईसा पूर्व में देखिए इस प्रकार से अ लिखा जाता था। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। ठीक है, कि जो प्राचीनतम अभिलेख थे, ठीक है, यानी जो पुराने अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, तमिल भाषा में, पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में भी क्या मिला है कि अभिलेख मिला हुआ है। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि केवल वो एक ही भाषा बोलते थे, वो दूसरी भाषा भी बोलना जानते थे, लेकिन उनका उपयोग लेखन शैली में नहीं किया जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ पहुँचे थे, चलते हैं अपने जगह पर। चलिए हमें यहाँ से पढ़ना है कि प्रारंभिक राज्य कौन सा हुआ। दो यानी कि 2 पॉइंट 16 महाजनपद, नाम है 16 महाजनपद। अब हम इसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 13 मिनट का हो गया है, तो हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको 16 महाजनपद के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई, एक बार कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपको इस चैनल पे हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा कक्षा 12th का। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।